नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था धातुएं अधातुओं के भौतिक गुण। आज की चर्चा करने से पहले सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं श्रीमती रेखा भगत, शिक्षक एलबी, पूर्व माध्यमिक शाला बघिमा। पढ़ाई तुम्हारे द्वार कार्यक्रम के तहत केबल टीवी के माध्यम से मैं आपके सामने ये टॉपिक लेके आई, जिसके बारे में हम पिछले बार चर्चा कर चुके हैं। आज आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने धातुएं और अधातुएं इनके बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। उनके भौतिक गुणों के बारे में बहुत सारे उदाहरण हमने देखे थे। पिछली कक्षा की बातों को आगे बढ़ाते हुए आज हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमने भौतिक गुणों की चर्चा हम थोड़ी सी यहाँ पे कर लेते हैं ताकि पिछला जो है वो रिवाइज हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए उसकी। हमने देखा था कि जो धातुएं हैं वो ठोस होती हैं, सामान्यतः कठोर होती हैं, विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती हैं, आघातवर्धी होती हैं, तन्य होती हैं। उसकी तुलना में जो अधातु होते हैं वे कम कठोर होंगे। वो तीनों अवस्थाओं ठोस द्रव गैस में पाए जाते हैं, आघातवर्धी नहीं होते, क्षणभंगुर होते हैं, उनके गलनांक भी बहुत कम होते हैं। इस प्रकार हमने कई भौतिक गुणों पर चर्चा किया था पिछली कक्षा में। आज हम देखेंगे रासायनिक गुण। तो चूंकि हम रसायन विज्ञान से संबंधित भाग पढ़ रहे हैं तो हमें किसी भी चीज का रासायनिक गुणधर्म देखना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले रासायनिक गुणधर्म में पहला बिंदु हम लेते हैं वायु से क्रिया। तो वायु से क्रिया के दौरान जितने भी धातुएं होती हैं वो वायु से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, जिनकी प्रकृति हमेशा क्षारीय होगी। क्या होगा? जितने भी धातुएं जो होंगी वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगी, जिनकी प्रकृति क्या होगी? वह क्षारीय होगी। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम वह वायु से ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी प्रकृति होगी क्षारीय। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये बात ध्यान देना है कि जितने भी धातुएं होंगी उनकी वायु से क्रिया के पश्चात जो ऑक्साइड बनता है उसकी प्रकृति हमेशा क्षारीय होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो, और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। जबकि अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड जो बनाते हैं उनकी प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है बच्चों, यहां पे हम देखते हैं एक अन्य उदाहरण। जैसा हमने एक और उदाहरण ले लिया, जैसे कि सल्फर। सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है बच्चों, और यही सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है। तो पहला अंतर यही में दिख रहा है आप लोगों को कि जो धातु है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो इसकी प्रकृति क्षारीय है। इसी प्रकार अधातु के बारे में हम बात करते हैं। यदि जैसे कि सल्फर है, वह ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। यह सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाया, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो पहला अंतर, जो धातुएं होंगी वह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऐसे ऑक्साइड बनाएंगे जिनकी प्रकृति क्षारीय होगी, जबकि अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऐसे ऑक्साइड बनाएंगे जिनकी प्रकृति अम्लीय होगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं जल से क्रिया। तो जो धातुएं होंगी वह जल से क्रिया करती हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखते हैं सोडियम।
सोडियम यहाँ पे जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने की इस क्रिया में इतनी तेज ऊष्मा निकलती है कि तुरंत आग लग जाता है। तो जो धातुएं होती हैं वह जल से क्रिया कर लेती है। इसी प्रकार अन्य धातुएं मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा, सोना, तांबा आदि धातुएं भी विभिन्न प्रकार से जल से क्रिया करती है, परंतु उनकी जो गति है वो धीमी होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन जो सोडियम है वह जल से तीव्र गति से क्रिया कर लेता है और तुरंत बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे आग पकड़ लेता है। ठीक है बच्चों, तो जो धातुएं होंगी उनकी विभिन्न प्रकार से क्रियाएं होंगी जल के साथ। उदाहरण के लिए सोडियम जो जल से क्रिया करके बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है हाइड्रोजन निकलने के क्रम में। ठीक है, इसी प्रकार अन्य धातुएं भी विभिन्न प्रकार से जल से क्रिया करती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, वह भी जल से क्रिया करता है, लेकिन वह ठंडे जल से क्रिया नहीं करता है बल्कि गर्म जल से क्रिया करता है। इसी प्रकार तांबा, लोहा, इनकी भी जल से क्रिया बहुत धीमी गति से होती है। सोना, इस पर जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से धातुएं जल से क्रिया करती है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अधातुएं जो हैं उनकी जल से क्रिया नहीं होती है, अर्थात अधातुएं जल से क्रिया नहीं करेंगी। तो यहाँ पे एक और अंतर हो गया कि धातुएं विभिन्न प्रकार से जल से क्रिया करती हैं और अधातुएं जल से किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करेंगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद है अम्लों से क्रिया। अगला जो रासायनिक गुणधर्म है धातुओं का वह है अम्लों से क्रिया। तो जो धातु होंगे वो अम्लों से क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखते हैं जिंक। हमने जिंक ले लिया है, यह HCl से क्रिया करेगा और बनाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार जिंक Zn हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया करता है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है यहाँ पे। इसी प्रकार हम और उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा और यहाँ पे बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो धातुएं हैं वो क्या कर रही हैं, अम्ल से क्रिया कर रही हैं। अम्ल से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रही है। ठीक है बच्चों, इसकी तुलना में धातुओं की तुलना में अधातुएं जो होती हैं वह अम्ल से सामान्यतः क्रिया नहीं करती, अम्लों से इनकी कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है बच्चों, वैसे विशेष परिस्थितियों में अधातुएं जैसे कि सल्फर बहुत ही सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करता है और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा जल बनाता है। ठीक है बच्चों, तो अम्लों से क्रिया, धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, उत्सर्जित करती है और अधातुओं की अम्लों से किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम साथ में देखते जा रहे हैं धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म में अंतर किस प्रकार कर रहे हैं। अगला हमारा बिंदु है धातु का धातु द्वारा विस्थापन। विस्थापन अर्थात दूसरे के द्वारा किसी का उसके स्थान को हटा के अपना स्थान बना लेना, विस्थापन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखेंगे धातु का धातु के द्वारा विस्थापन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, मैंने एक श्रेणी बनाई है। इस श्रेणी के आधार पर जो सबसे पहले क्रम में आ रहा है वह धातु अधिक क्रियाशील है और जो उसके बाद के क्रम में आ रहा है वह धातु अपेक्षाकृत कम क्रियाशील है। तो जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वह अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से क्या करता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सोडियम पहले नंबर पे है, उसकी तुलना में गोल्ड या सोना अंतिम नंबर पे है। तो श्रेणी के आधार पे हम देख पा रहे हैं
कि जो पहले नंबर में दिखाई दे रहा हमें क्रमशः आगे जो धातुएं दिखाई दे रही हैं वह क्या होंगी, अधिक क्रियाशील होंगी, और जो बाद में जो धातु दिखाई दे रहा है वह उसकी तुलना में कम क्रियाशील होगा। तो हमने ये बोला कि जो अधिक सक्रिय अधिक क्रियाशील जो धातु है वह कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है अगला उत्कृष्ट धातुएं, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे सक्रियता श्रेणी बना दी है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कौन अधिक सक्रिय है और कौन कम सक्रिय है। तो कम सक्रियता की नंबर में सबसे पहले नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है, गोल्ड या सोना। तो ऐसे धातुएं जो या जिन पर वायु, जल, अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उत्कृष्ट धातुएं कहलाती है। या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाए वो उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। आप देख पा रहे होंगे या आप लोग देखते भी होंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में आभूषणों के ज्वेलरी वाली चीजों के लिए सामान्यतः सोना, चांदी, प्लेटिनम का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसकी खासियत है कि यह बहुत ही कम सक्रिय धातु होते हैं जिस पर कि वायु, जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसके इसी गुण के कारण इसकी जो धात्विक चमक है वो बहुत ही लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो उत्कृष्ट धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इनके कम सक्रियता का गुण होने के कारण ही ये इसकी खूबी को और बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इसका उपयोग किसमें किया जा रहा है, आभूषणों में। तो इन उत्कृष्ट धातुओं का उपयोग आभूषणों में किया जाता है। वजह यह है कि ये कम सक्रिय होने के कारण यह वायु, जल से कोई भी क्रिया नहीं करती है और इनका खुले रखे रहने पर इनका कोई भी क्षरण या ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। यही गुण के कारण इसका उपयोग आभूषणों के लिए किया जाता है और इन्हें उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं संक्षारण। आप देखते होंगे सामान्यतः संक्षारण लोहे की वस्तुओं का होता है। हम यदि लोहे की वस्तुओं को ऐसे ही खुले छोड़ दें जिस पर पानी पड़ रहा हो तो हम देखेंगे कुछ दिनों बाद उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो यही क्या कहलाता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण। अर्थात किसी भी धातु का उसकी परतों पर उसके यौगिकों का बन जाना ही क्या कहला रहा है, संक्षारण। तो इसके लिए दो चीज चाहिए, एक तो वायु या ऑक्सीजन और दूसरा चीज है जल। इन दो चीजों के कारण संक्षारण की क्रिया होती है। तो हमको यदि संक्षारण को रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, वायु और जल को दूर करना पड़ेगा धातु से, उस चीज से। तो लोहे पर सामान्यतः लोहे पर जंग लगता है, इसलिए हमको क्या करना है, लोहे से इस चीज से बचाना है लोहे को। तो संक्षारण से बचाने के कुछ विधियां हैं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है, बिंदु लिखे हुए हैं, जिसमें से पहला है पेंट करना। ये बहुत ही परंपरागत विधि है संक्षारण को रोकने की, पेंट लगाना। हमने अपने घरों में भी देखा होगा कि वह संक्षारित ना हो, उस पर जंग ना लगे तो हम क्या करते हैं, उस पर पेंट लगा देते हैं। ये बहुत ही सरल तरीका है संक्षारण से बचाने के लोहे की वस्तुओं का। दूसरा है ग्रीस लगाना। संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे की चीजों पर ग्रीस लगा देते हैं, या उदाहरण के लिए साइकिल की चैन पर ग्रीस लगाया जाता है ताकि उस पर संक्षारण ना हो, जंग ना लगे और साइकिलिंग करते समय हमें अच्छे से पैडल चलाते बने, साइकिल अच्छे से चले। अगला है धातु की परत चढ़ाना। ये भी संक्षारण से बचाने की बहुत अच्छी विधि है कि हम लोहे के ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। इसके लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन विधि के द्वारा एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे के ऊपर सामान्यतः क्रोमियम धातु की परत विद्युत लेपन विधि के द्वारा चढ़ाई जाती है, जो संक्षारण रोकने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अगला है मिश्र धातुओं का निर्माण। तो मिश्र धातुओं के निर्माण से भी हम इस संक्षारण को रोक सकते हैं। हमने क्या देखा है, कई बार चीजों को हम यदि शुद्ध रूप में लें, जैसे कि हम ले लेते हैं सोना या चांदी,
मैंने पहले ही बताया उत्कृष्ट धातुएं शुद्ध रूप में हमारी प्रकृति में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो यदि हम उसको उपयोग में लाना चाहें, जैसे कि सोने का हमको आभूषण बनाना है, तो हम यदि शुद्ध रूप में सोने को उपयोग करना चाहें आभूषण बनाने में, तो वह उपयोग में नहीं आएगा। तो हमको यदि उसके उपयोग में लाना है, आभूषण यदि उसे बनाने हैं, तो हमको उसमें कुछ मात्रा में ऐसी धातुएं मिलानी पड़ेंगी कि वो उससे आभूषण बनाया जा सके, क्योंकि शुद्ध जो सोना रहता है वो इतना मुलायम रहता है कि उसको हम आभूषण बनाने में उपयोग में नहीं ला सकते, इसलिए उसमें कुछ मात्रा में या तो चांदी या फिर तांबा मिला दिया जाता है। तो चीजों को, धातुओं को अधिक उपयोगी बनाने के लिए ये बहुत अच्छी विधि है मिश्र धातुओं का निर्माण। मैंने यहाँ पे कुछ सूचीबद्ध किया हुआ है मिश्र धातु जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और जो बहुत उपयोगी हमारे लिए होते हैं। इनका उपयोग इतना अधिक हो रहा है हमारे जीवन में कि इनके बिना हमारा जीवन ही अधूरा सा लगता है। जैसे कि इस्पात या स्टील। इस्पात, स्टील, सभी आप लोग इस चीज से दूर नहीं है। जैसे कि जहाज या पुल या रेल की पटरियां, रेल में आप लोग सफर किए होंगे, पटरी जिस पर रेल चलती है तो वो स्टील या इस्पात से बनी होती है और यह एक प्रकार की मिश्र धातु है जो आयरन, लोहा और कार्बन से मिलकर बना होता है। लोहा और कार्बन को मिलाकर मिश्र धातु इस्पात या स्टील बनाया जाता है, जिसका उपयोग पुल में, जहाज में या रेल की पटरियों में किया जाता है। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील। इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में रोजाना किया जा रहा है, जिसका उपयोग हम बर्तन में, शल्य चिकित्सा के समय जो उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं वो भी इस स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। चूंकि यदि हम सीधे ही लोहे की वस्तुओं का प्रयोग करें, तो आपको मैंने पहले ही बताया लोहा सामान्यतः ऐसा धातु है जिस पर संक्षारण की क्रिया आसानी से हो जाती है, और इस संक्षारित लोहे का यदि हम उपयोग करें शल्य चिकित्सा में या बर्तन में तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। तो उस लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए हम उसको मिश्र धातु के रूप में उपयोग में लाते हैं, और उस मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील का प्रयोग शल्य चिकित्सा के उपकरण बनाने में किया जाता है और बर्तन में। और यह स्टेनलेस स्टील आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकेल चार तत्वों से मिलकर बना होता है। उसके बाद है कांसा। कांसा का प्रयोग हम सिक्के में, मूर्तियों में, बर्तनों में करते हैं, और यह जो कांसा है वह कॉपर और टीन नाम के धातुओं से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग भी हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उसके बाद है पीतल। पीतल आप लोग बहुत ही ज्यादा उपयोग में, ज्यादातर पीतल का उपयोग पूजा सामग्रियों के बर्तन में किया जाता है, मूर्तियों बनाने में किया जाता है। इसके अलावा यह मशीन बनाने में भी काफी हद तक पीतल का प्रयोग हम करते हैं। यह जो मिश्र धातु है वह मुख्यतः कार्बन और जस्ते, जिंक से मिलकर बना होता है। अगला है जर्मन सिल्वर। इसका भी प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। यह मिश्र धातु कॉपर या तांबा, जस्ता और निकेल नाम के धातु से मिलकर बना होता है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे देखा कि कई प्रकार की धातुएं हम सीधे उसको प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए हम उसका मिश्र धातु के रूप में उपयोग करते हैं, जो हमारे लिए लाभकारी, फायदेमंद और बहुत उपयोगी होता है। तो हमने यहाँ पे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण देखे। फिर से हम एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला है वायु से क्रिया। मैंने बताया जो धातुएं हैं वह वायु से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, जिसकी प्रकृति यहाँ पे क्षारीय है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, जो कि एक क्षार होता है। उसके बाद है सल्फर, जो एक अधातु है, वह ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, और यह जल से क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाया, जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगे, जिनकी प्रकृति क्षारीय। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएंगे, जिनकी प्रकृति अम्लीय होगी। उसके बाद है जल से क्रिया। सामान्यतः धातु विभिन्न प्रकार से जल से क्रिया करते हैं, जैसे कि सोडियम बहुत ज्यादा तीव्र गति से जल से क्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा जल बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न कर रहा है। इस क्रिया में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और आग तक पकड़ लेता है। इसी वजह से सोडियम को हम खुले ऐसे नहीं रखते हैं, उसको मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है, ताकि ऐसी दुर्घटना न हो। उसके बाद है अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया में
जो धातुएं होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। अधातुओं की अम्लों से किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद अगला धातु का धातु द्वारा विस्थापन। सक्रियता श्रेणी के आधार पर जो अधिक सक्रिय धातु है वह कम सक्रिय धातु को उनके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देते हैं। तत्पश्चात उत्कृष्ट धातुएं ऐसी धातुएं जो हमारी प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाएंगे, जिन पर वायु का, जल का, अम्लीय क्षारीय प्रकृति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। इसके इसी गुण के कारण इनका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। उसके बाद है संक्षारण। सामान्यतः लोहे से बनी वस्तुओं का संक्षारण होता है। धातु का धातु की सतह पर उसके यौगिकों का बनना संक्षारण कहलाता है। इसको रोकने की कई विधियां, पेंट लगाना, ग्रीस लगाना, धातु की परत चढ़ाना, मिश्र धातुओं का निर्माण आदि। तो इस प्रकार हमने देखा कि धातु और धातु के कई रासायनिक गुण, भौतिक गुण, इनका दैनिक जीवन में उपयोग। तो आज ही हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगर आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर पहले भी आपको दे चुका है, लेकिन फिर भी आप एक बार नोट कर सकते हैं। 7587404884। अगर आप प्रश्न पूछना चाहें तो इस पर व्हाट्सएप करके पूछ लें। थैंक यू, धन्यवाद।